वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम सभी एनवायरमेंटल साइंस से जो आपकी यूनिट 2 है इकोसिस्टम्स इसकी इजी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। एईसी जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ईवीएस वो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। और बीए प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सिलेबस सेम है, सो वीडियो भी सेम रहने वाली है। आप डीयू से हैं या ओपन से कर रहे हैं या एनसी वेब से हैं, तो सभी के लिए सेम सिलेबस है। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप नोट्स चाहते हैं इस चैप्टर के तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे वो नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ लेने के लिए एकलव्य स्नातक 1 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और आपको वहां पर पीडीएफ अवेलेबल मिलेगी। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर ली है। यूनिट 2 के अंदर आज हम इकोसिस्टम को अच्छे से समझेंगे, कितने टाइप का होता है, इसके स्ट्रक्चर को किस तरीके से बताया जाता है, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से कम समय में समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, इकोसिस्टम क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले हम इसको समझते हैं कि आखिर है क्या। जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, लिविंग या नॉन लिविंग, ठीक है, जो मतलब आप कह सकते हो एटमॉस्फेयर, वाटर, माउंटेन, और ये सारे जो होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं। भाई देखो, हम क्या है, हम लिविंग हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, माउंटेन्स नहीं होंगे, या फॉरेस्ट नहीं होंगे, या मतलब और भी कोई भी अगर ऐसी चीज है, फॉरेस्ट तो आप लिविंग में रख सकते हो, पेड़ है, अगर कोई भी ऐसी चीज है वो नहीं होगी तो हम बिल्कुल भी जी नहीं पाएंगे, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जब ये सारी चीजें लिविंग और नॉन लिविंग ये कंपोनेंट्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि एक पॉन्ड हो गया, ठीक है, तालाब हो गया, लेक हो गई, रिवर हो गया, ओशियन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सारे इकोसिस्टम है। ठीक है, पॉन्ड में क्या होगा भाई, कुछ पेड़ पौधे होंगे, कुछ उसमें मछलियां होंगी, कुछ और होंगे, ये मिलकर आपस में जी रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं, ठीक है। बस यही हमारा इकोसिस्टम है। सो इन द इन एनी इकोसिस्टम बोथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और जो हमारा एनवायरमेंट है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, और दोनों ही बहुत नेसेसरी हैं लाइफ के सर्वाइवल के लिए। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, बायोटिक और एबायोटिक। सबसे पहले देखिए, आप इसको डायग्राम को समझिए। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर मैं आपको तीन चीजें पढ़ाऊंगा जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स। आपने छोटी क्लासेस में भी इनको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी याद आ जाएगा आपको। और एबायोटिक में क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब हम इस पे पहुंचेंगे। देखिए, बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे इकोसिस्टम के, इट मींस जो हमारे बायोटिक हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है जो खुद अपना खाना बना रहे हैं, जो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, प्रोड्यूसर्स हैं, ऑटोट्रोप्स हैं। इट मींस जो खुद को नरिश करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ग्रीन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खुद का फूड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये पेड़ पौधे क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, अपना खुद बनाते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, और ये जो एल्गी होती है, ये जो आपको फोटो में नजर आ रही है, काई जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एंड साइनोबैक्टीरिया, ये सब हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, देखिए प्रोड्यूसर्स के बाद जो आता है वो आते हैं कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स भी तीन तरीके के हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर्स। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो ऐसे जीव जंतु जो खुद को नोरिश नहीं करते, ठीक है, इनको हेट्रोट्रोप्स कहते हैं। ये डिपेंड होते हैं दूसरे पे, अपना खाना खाने के लिए ये किसी और पर डिपेंडेंट रहते हैं। और इसमें जो कंज्यूमर्स हैं वो भी तीन तरीके के हैं। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, यानी कि जो डायरेक्टली ऑटोट्रोप्स को या प्लांट्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स यानी कि जो प्लांट्स को खाते हैं, ये किसी एनिमल्स को नहीं खाते। जैसे ग्रास होफर हो गया, रैबिट हो गया, गोट हो गई, ठीक है, या गोट हो गया, ये भेड़ बकरी, या आप कह सकते हो रैबिट, ये क्या है, ये किसी एनिमल को नहीं खाते, ये अपना चरते रहते हैं, बस इनको घास फूस और पेड़ पौधे चाहिए होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर ये वो होते हैं
जो डायरेक्टली क्या करते हैं कि दे कैन नॉट डायरेक्टली ईट द प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, ये प्लांट्स को सीधा नहीं खाते, ये हर्बीवोर्स को ही खा लेते हैं भाई। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी वाले इनको खा लेते हैं। इसमें से आता है हमारा फ्रॉग। फ्रॉग को आपने देखा होगा, वो क्या करता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाता रहता है। जैकल या स्नेक को आपने देखा होगा, वो कुछ खा लेता है। सो ये होता है। टर्शियरी कंज्यूमर्स में वो लोग आते हैं जो कार्निवोर्स होते हैं, यानी कि जो मीट खाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं कि भाई जो सेकेंडरी वाले होते हैं ना, वो इनका फूड बन जाते हैं भाई। फिर जैसे टाइगर क्या खाता है, जो मिल जाए, हिरण मिल जाए उसको, बकरी मिल जाए उसको, कुछ भी मिल जाए खा जाता है। लायन, वल्चर, काइट, सो ये ईगल वीगल ये सब इसमें आ जाएगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। फिर आते हैं हमारे डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स जिनको हम डेट्रीवोर्स भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो मान लो अगर कोई एनिमल मर गया, सो उसको भी तो कोई खाता होगा, मरे हुए को। जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, फंगी होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जो ऑर्गेनिक मतलब जो मटेरियल को पूरा छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो कर देते हैं, और फिर उसके बाद ठीक है उसको खाते हैं। सो इनको डीकंपोजर्स कहते हैं हम। समझ में आ गया होगा आपको। सो आपको ये देखिए, ये हमारे प्रोड्यूसर्स थे। ठीक है, फिर ये पहले वाले कंज्यूमर आए जिन्होंने सीधा इन लोगों को खाया, पेड़ पौधों को। फिर इनको खाने के लिए और लोग आए, मेंढक वेंढक। फिर इनको खाने के लिए और सांप वगैरह आ गया। सांप को उठाने के लिए भाई बाज आ गया ऊपर से। सो ये चलता रहता है, और यही हमारा विधि का विधान है कि यही पूरा हम आगे मैं आपको बताऊंगा, ये साइकिल पूरा चलता रहता है। सो ये हमारे बायोटिक तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। देखो एनवायरमेंट में सिर्फ ये बायोटिक, ये जो जितने भी जीव जंतु हैं, इन्हीं से सिर्फ हमारी लाइफ नहीं चलती। हमें ए बायोटिक कंपोनेंट्स भी चाहिए होते हैं, जब ही हमारा इकोसिस्टम कंप्लीट होता है। सो इसके अंदर आइस, वाटर, मॉइस्चर और सॉलिड, लिक्विड, गैस, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि क्लाइमेटिक कुछ फैक्टर्स होते हैं। लाइट, लाइट ना हो तो सोचिए क्या होगा। टेम्परेचर ना हो तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी ना हो, रेन ना हो तो क्या होगा। ठीक है भाई, बारिश नहीं होगी तो क्या फसल होगी, क्या आप खाओगे। ठीक है, और इसी तरीके से लाइट नहीं होगी अगर, तो भाई लाइट से भी बहुत कुछ होता है। और कुछ हमारे एडेफिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सॉइल, सॉइल नहीं होगी तो हम खेती कहां पर करेंगे। और कुछ ऑर्गेनिक और इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं सॉइल के, जैसे कि सबस्ट्रेक्टम एक्सेट्रा। सो ये कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में अगर आप देखोगे कि भाई अगर किसी भी एरिया का क्लाइमेट है, ठीक है, आप अगर देखोगे लाइट पड़ती है, ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, विंडी टेम्परेचर है, सो ये भी तो एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। और एडेफिक फैक्टर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं पीछे। और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे कि हमारा पानी। पानी ना हो तो क्या होगा भाई, हम जी पाएंगे। कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारी गैसेस हैं। ठीक है, ये नहीं होंगी तो इससे भी दिक्कत आ जाएगी। और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी इसमें आते हैं, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमिक सब्सटेंसेस। सो ये सारी कुछ ऐसी एबायोटिक चीजें हैं कि अगर ये ना हो तो भी हमारा जो है इकोसिस्टम वो अधूरा है। अब मैं आपको बताता हूं इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो अगर आप यहां पर देखोगे कि एक साइक्लिक फंक्शनिंग मतलब होती है इकोसिस्टम के अंदर। आप अगर देखोगे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये मूव होती रहती है, पूरा न्यूट्रिएंट साइकिल चलता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर। कैसे होता है वो भी टॉपिक आगे आएगा। फूड चेन, ठीक है, फूड चेन भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि फूड चेन क्या होती है, ये भी एक तरीके से आप कह सकते हो। और एक होता है एनर्जी का फ्लो। देखिए हमारी जो एनर्जी है, जो हम जो भी काम करते हैं हमें एनर्जी चाहिए होती है। हम कुछ खाते हैं तो एनर्जी मिलती है, बट आपको पता है हमारी एनर्जी की स्टार्टिंग कहां से होती है, हमारे सूरज से, यानी कि सन से। अब आप सोचेंगे आप सूरज तो खाते नहीं, लेकिन जी हाँ, सोलर एनर्जी जो है वो प्लांट्स में आती है। प्लांट्स में आती है तो उसको वो प्राइमरी वाले कंज्यूमर खाते हैं। प्राइमरी वाले खाते हैं तो उनको फिर कोई और खाता होगा। ठीक है, देखिए व्हेन द प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, सो एनर्जी कहां से आती है, उन लोगों में मतलब उन जीव जंतुओं में चली जाती है जो पेड़ पौधों को खाते हैं। फिर उन पेड़ पौधों को खाने वालों को जब कोई खाने वाला आ जाता है, सो वो एनर्जी उनकी बॉडी में चली जाती है। फिर वो जो कार्निवोर्स होते हैं, मीट मच्छी मतलब मीट मच्छी नहीं, जो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, मांसाहारी जानवर हैं, उनके पास एनर्जी आ जाती है। फिर वो अपना काम करते हैं, और फिर जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो फिर वो एनर्जी बाहर निकलती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती रहती है।
सो ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। हमारी एनर्जी कभी भी एक जगह रुकती नहीं है, एनर्जी का फ्लो होता रहता है, पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी इधर से उधर जाती रहती है। याद रखना, एनर्जी की स्टार्टिंग जो है वो हमारी सन से होती है, सूरज से होती है। अब मैं आपको फूड चेन का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये क्या है, जो भी क्रीचर है, जो भी कोई जानवर है, जीव जंतु है, वो कहीं ना कहीं मतलब किसी ना किसी के नीचे है, उसके ऊपर उसको खाने वाला जरूर बैठा है। आप देखोगे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को खाने वाले ग्रास होपर्स हैं, ग्रास होपर को खाने के लिए कोई पक्षी बैठा होगा, पक्षी को खाने के लिए कोई स्नेक बैठा होगा, स्नेक को उठाने के लिए कोई उल्लू या ईगल बैठा होगा, उल्लू ईगल को उठाने के लिए कोई और बैठा होगा। यानी कि हर किसी से ऊपर कोई ना कोई बैठा है उसको खाने के लिए, और इसी से पूरी चेन चलती है। देखिए, ये पेड़ पौधे को खाया इस हिरण ने, हिरण को खा लिया इस टाइगर ने, ऐसे ही ये पेड़ पौधे को खाया इस टिड्डे से ने, इस टिड्डे को खा गया मेंढक, मेंढक को खा गया सांप, सांप को उठा लिया चील ने, बाज ने। ऐसे ही आप यहाँ पर देखोगे, पेड़ पौधे को खा लिया इस केकड़े ने, केकड़े को खा लिया इस मछली ने, मछली को खा गया ये वाला जानवर जो है आपका। सो यही हमारी फूड चेन होती है। यानी कि हर बंदा, हर जानवर किसी न किसी दूसरे जानवर का खाना है। समझ में आ रहा है आपको? फिर आता है फूड वेब। फूड वेब का मतलब है जब एक पूरे इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन्स चलती रहती हैं, ठीक है, सो वही कहीं ना कहीं हमारा फूड वेब है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जो लायन है वो मतलब, या आप समझ लो रैबिट है, रैबिट अगर किसी एक प्लांट को खाने के लिए बहुत पसंद करता है, अगर वो प्लांट नहीं मिलेगा क्या वो दूसरा नहीं खाएगा? वो दूसरा भी खाएगा। सो वो फूड चेन उसकी कहीं और चलने लग जाएगी किसी और प्लांट के साथ। समझ आ रहा है आपको? मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, फूड वेब काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में, इनका काफी सिग्निफिकेंट रोल होता है हमारे इकोसिस्टम को स्टेबल बनाए रखने में। अगर हम देखें, जो डियर होता है, हिरण है, अगर उसको नेचर से एलिमिनेट कर दें, देन नंबर ऑफ ग्रासेस विल इंक्रीज। भाई डियर अगर बहुत ज्यादा उनको हटा दिया जाए तो घास बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा कि भाई दिक्कत हो जाएगी, घास ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। सो इन टर्न एरिया ऑफ द क्रॉपलैंड्स विल बी रिड्यूस्ड रिजल्टिंग रिड्यूस प्रोडक्ट्स, और अगर क्रॉपलैंड कम होंगे तो भाई प्रोडक्ट कम मिलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? सो होगा क्या कि भाई टाइगर को उनके फूड नहीं मिलेंगे, टाइगर का फूड क्या है? हिरण है, डियर है, वो नहीं होगा तो टाइगर को फूड नहीं मिलेगा तो टाइगर मर जाएगा। यानी कि पूरा एक सिस्टम एक दूसरे से रिलेटेड है। ये होता है हमारा फूड वेब, जो मैंने आपको समझा दिया है, फोटो दिखाकर भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हमारे, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप देखोगे ह्यूमन बींग्स में कुछ ऐसे होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मांसाहारी भी होते हैं। सो यानी कि आप समझ रहे हो, अलग अलग फूड चेन्स चलती हैं। सो ऐसे ही आप अगर देखोगे कि कुछ कैट्स ऐसी होती हैं जो चूहे खाती हैं, तो कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो कि पंछियों को खा जाती हैं, बर्ड्स को खा जाती हैं, यानी कि अलग अलग फूड चेन चलती है। ऐसी कैट्स को हम वाइल्ड कैट्स कहते हैं। ऐसे ही कुछ वॉल्स होती हैं जो कि फॉक्स वगैरह, डियर वगैरह इन सबको खा जाता है। सो कहने का मतलब है अलग अलग ये चेन चलती रहती है। अब मैं आपको अगला टॉपिक समझाने जा रहा हूं, बायो जियो केमिकल, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जिसको कहा जाता है। मेन मेन कुछ ऐसे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका ये पूरा एक तरीके से जो साइकिल है वो चलता ही रहता है, ठीक है। और ये जो साइकिल चलता है इसको हम समझते हैं। सो एनर्जी फ्लो तो चलता ही चलता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में मेन मेन है आपका कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन का साइकिल। ये मैं आपको मेनली समझाने वाला हूं आज की इस वीडियो में। सो देखिए, नाइट्रोजन के साइकिल को अब हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ये आपके सामने आपकी मदद करने के लिए एक फोटो भी लगा रखा है, जिससे आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा, आपको नोट्स में और मदद मिलेगी। सो देखिए, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, N2 भी जिसको कहा जाता है, लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। और अगर आप देखोगे, ये हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में फिजिकल प्रोसेस की वजह से, लाइटनिंग की वजह से, और बायोलॉजिकली भी ये आता है बैक्टीरिया वगैरह की वजह से, या साइनो बैक्टीरियाज होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह होती है, इनकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ये पूरा ट्रेवल करता रहता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है उसको प्लांट्स लेते हैं अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है, और फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन एंड विटामिन एक्सेट्रा।
फिर उसके बाद ये नाइट्रोजन आगे आगे भाई जो कोई प्लांट्स को खाता होगा फिर उसके अंदर चला जाता होगा ये। फिर होता क्या है, आफ्टर डेथ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स जब खत्म हो जाते हैं, जो एनिमल्स खत्म हो जाते हैं, सो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है वो जो डेड टिश्यूज के अंदर, वो फिर क्या होता है, छोटे छोटे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वो उसको खा जाते हैं। फिर वो वापस जमीन में मिट्टी में मिल जाता है नाइट्रोजन, फिर उसको प्लांट्स अपने अंदर ले लेते हैं, फिर प्लांट्स को कोई खा जाता है। ये साइकिल चलती ही रहती है। आप देख रहे हो, ये यहां से प्लांट्स ने यूज कर लिया, प्लांट्स को इसने खा लिया, ये मर गया, सो इसको फिर किसी ने मतलब वो बैक्टीरिया वगैरह ने खा लिया, फिर उसके बाद डिकम्पोज होने के बाद वापस आ गया नाइट्रोजन, फिर वो ऊपर चला गया। ये साइकिल हमारी चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। अब मैं आपको बताता हूं कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल कैसे चलती है हमारी, देखिए पहले तो आप इसका डायग्राम अच्छे से देख लेना, आप इसको समझ लेना, ठीक है, आपकी हेल्प के लिए मैंने लगा रखा है। इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन, बहुत ज्यादा प्लांट्स को चाहिए होता है भाई, फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन तो चाहिए, उनको अपना खाना बनाना है अगर प्लांट्स को। और आप कह सकते हो कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर लॉक हो जाती है जो हमारी कार्बन गैस है फोटोसिंथेसिस के दौरान। और जब हम ह्यूमन बींग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं रेस्पिरेशन में, हमको पता है ना भाई कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाती है ऑटोमेटिकली। रिसेंट ईयर्स की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स काफी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे में ये एनवायरमेंट पॉल्यूशन, हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, इसकी वजह से एक इम्बैलेंस आ रहा है। हमारा जो नेचुरल साइकिल है वो बिगड़ता जा रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ चुका है कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। देखिए ऑक्सीजन के बारे में अगर हम देखें तो लगभग 20.94% ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में। और ऑक्सीजन तो आप सभी को पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए चाहिए ही चाहिए भाई, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही तो चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी होता है। ये आप कह सकते हो कि इनएविटेबल न्यूट्रिएंट है भाई, ये ना हो तो हमारी लाइफ ही नहीं है, इकोसिस्टम तो छोड़ो, इंसान कुछ होंगे ही नहीं। फिर हमारा अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है जो ऑर्गेनिक मैटर का जितना अमाउंट जो कि एक प्लांट प्रोड्यूस करता है, प्रिपेयर करता है, फूड वगैरह जो बनाता है, उसी को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। अब मैं आपको समझाने वाला हूं इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक होते हैं टेरेस्ट्रियल और एक होते हैं एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड से जुड़े हुए हैं, एक्वाटिक यानी कि जो पानी से जुड़े हुए हैं। सो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बारे में आपको बता दूं। इकोसिस्टम जो कि लैंड फॉर्म्स में जमीन पर पाए जाते हैं वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं। अब जमीन पे कौन कौन से होते हैं, एक तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ जाएगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम आ जाएगा, डेजर्ट इकोसिस्टम आ जाएगा, टुंड्रा इकोसिस्टम आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ फॉरेस्ट, जंगलों के बारे में आप सभी जानते हो। जंगलों में बहुत फ्लोरा होता है, बहुत प्लांट्स होते हैं, हरियाली होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जंगलों में रहते हैं। इट मीन्स यहाँ पर बहुत डेंसिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की। और यहाँ पर अगर आप देखोगे फॉरेस्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, बोरियल, ठीक है, एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड टेंगा। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं फॉरेस्ट के भी। और इन द ट्रॉपिक्स रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां बहुत डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं जो रेन फॉरेस्ट होते हैं हमारे, ठीक है, उनके अंदर। देखिए ये हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जहां बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारे क्रीचर्स, एनिमल्स, जीव जंतु रहते होंगे साथ में। अब होता है हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जहां पर ग्रास होती है, घास होती है, झाड़ियां होती हैं, पेड़ होते हैं। यहाँ पर ग्रेजिंग एनिमल्स ज्यादा होते हैं जो चरते हैं, और इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, प्लांट्स वगैरह को खाने वाले, ठीक है। और तीन तरीके के ग्रासलैंड्स मेनली होते हैं, प्रेरीज, सावनास और स्टेपीज, ठीक है, ये होते हैं तीन। और आप अगर देखोगे ग्रासलैंड ज्यादातर ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में ही पाए जाते हैं, और कहीं कहीं कोल्डर एरियाज में भी होते हैं। देखिए ये हमारा ग्रासलैंड है, घास होगी, यहाँ पर कोई ना कोई जीव जंतु चरता रहेगा, और इसी को हम कह सकते हैं। फिर आता है हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान, ठीक है, जहां पर 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती हो हर साल। लगभग 17% जो हमारा पूरा लैंड है दुनिया का,
वहां पर डेजर्ट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर फ्लोरा फोना पेड़ पौधे हरियाली बहुत कम होती है, डेवलपमेंट इतनी नहीं होती। टेम्परेचर यहाँ तो बहुत हाई होता है, यहाँ बहुत लो होता है, पानी बहुत ही कम पाया जाता है। इन इलाकों में जो वेजिटेशन होती है, जो प्लांट्स वगैरह थोड़े बहुत होते हैं, वो झाड़ियाँ, ठीक है, यही सब पाए जाते हैं। थोड़े बहुत घास फूस होती है, थोड़े बहुत कंटीले पेड़ होते हैं कांटे वाले। और यहाँ पर एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम में? कैमल होता है भाई, आपने देखा होगा रेगिस्तान में। रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ स्नेक्स वगैरह होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं। सो ये हमारा डेजर्ट होता है। डेजर्ट सिर्फ गर्म नहीं होता, ठंडे डेजर्ट्स भी होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। फिर आता है हमारा टूंड्रा इकोसिस्टम। टूंड्रा इकोसिस्टम्स एक ऐसे इकोसिस्टम है जिसका एनवायरनमेंट काफी हार्श होता है, और ये जो एरियाज हैं ये थोड़े बहुत बर्फ से ढके होते हैं, बहुत हवाएं चलती हैं, बहुत इलाकों में पेड़ पौधे भी नहीं होते। जो मिट्टी है वो जमी रहती है पूरे साल तक, ठीक है, जिसको परमाफ्रोस्ट कहा जाता है, जब मिट्टी बहुत साल तक जमी रहे। और इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है, यहाँ पर जो एनिमल रहते हैं उनके फर, जो उनके फर होते हैं वो काफी मोटे मोटे होते हैं, जो कि उनको ठंड से बचाते हैं, और वो वहां पर रहते हैं। टुंड्रा का मतलब होता है पोलर एरियाज, यानी कि इस तरीके के कुछ ठंडे ठंडे इलाके। आई होप आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको समझाता हूं एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है। सो एक्वाटिक का मतलब है जो पानी के अंदर हमारा जो इकोसिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। मरीन इकोसिस्टम होता है एक, तो हमारा समुंदर वगैरह का। देखो हमारी पूरी दुनिया का लगभग 71% जो एरिया है वो पानी से घिरा हुआ है, आपको पता होगा, ठीक है। और लगभग 97% जो ज्यादातर पानी है उसके अंदर आप अगर देखोगे कि भाई बहुत मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। जो हमारा समुद्री पानी होता है काफी नमकीन पानी होता है। सो ये आपको पता चल गया, मरीन इकोसिस्टम सबसे बड़ा एक एरिया कवर करता है। फिर आता है हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ताजे पानी का इकोसिस्टम। इसमें एक तो लैंटिक होता है, लोटिक होता है और वेटलैंड्स होते हैं। तीनों समझा देता हूं। लैंटिक ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जहां का पानी ज्यादा हिलता डुलता नहीं है। जैसे आपके सामने ये एक पौंड है, पौंड का पानी ज्यादा हिलता डुलता नहीं है भाई, एक ही जगह पड़ा रहता है। ऐसे ही कोई लेक है, उसका भी पानी ज्यादा हिलता डुलता नहीं है। फिर आता है लोटिक। लोटिक में ऐसा पानी होता है जो बहुत फास्ट मूविंग होता है, जैसे रिवर्स रिवर्स बहते रहते हैं, तो वो लोटिक इकोसिस्टम हो जाएगा। फिर आते हैं वेटलैंड्स, जो काफी जहाँ पे नमी रहती हो, मॉइस्चर रहता हो, जहां पर बहुत लंबे समय तक सॉइल काफी सैचुरेटेड रहती है। देखिए यहाँ पर फिश वगैरह बहुत रहती हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, बहुत भी, और सांप वगैरह बहुत होते हैं भाई, ठीक है। सो ये हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम की सर्विसेज। देखिए क्या क्या सर्विसेज इकोसिस्टम से हो रही है। सो इकोसिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस को पूरा बेनिफिट करता है। हमारी एसेंशियल चीजें ज्यादातर हमें इकोसिस्टम देता है, और जब इकोसिस्टम में चेंजेस आते हैं तो ह्यूमन लाइफ को भी कहीं ना कहीं वो चीज अफेक्ट करती है। प्रोविजनिंग सर्विसेज आती हैं। सबसे पहली सर्विस मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर है कि जो हमें मटेरियल और प्रोडक्ट्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, अगर नेचर ना हो, फल कहाँ से आएगा, सब्जी कहाँ से आएगी, फसल कहाँ से आएगी, शहद कहाँ से आएगा, मछली कहाँ से आएगी, मरीन फूड कहाँ से आएगा, लाइव स्टॉक और अदर फूड मटेरियल कहाँ से आएगा, फ्रेश वाटर कहाँ से आएगा, फ्यूल वुड कहाँ से आएगा, टिम्बर फर्नीचर के लिए कहाँ से आएगा, कंस्ट्रक्शन का सामान कहाँ से आएगा, फाइबर, मेडिसिन, ऑयल, नेचुरल गैस, प्लांट, भाई सब हमें एनवायरमेंट ही तो दे रहा है। फिर आती है रेगुलेटिंग सर्विसेज। ये ऐसी सर्विसेज हैं दैट ह्यूमन ऑब्टेन्ड बाय द मेंटेनेंस ऑफ द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। जैसे कि इट इंक्लूड्स प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, हमें कैसे अपनी हवा को प्योरीफाई करना है, पानी को साफ करना है, क्लाइमेट को कैसे रेगुलेट करना है, फ्लड को कैसे कंट्रोल किया जा सके, कार्बन स्टोरेज और सॉइल इरोजन से कैसे बचा जा सके, नेचुरल हजार्ड्स जो आते हैं उसके लिए रेगुलेशन, ठीक है, पॉलिनेशन, पेस्ट कंट्रोल और डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट जो कि माइक्रोब से बनता है। ये सारे प्रोसेस हमें एक तरीके से हम कह सकते हैं रेगुलेटिंग सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है हमारा कल्चरल सर्विसेज। देखो भाई इंसान नेचर में रहता है, हमारा इंटरेक्शन होता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि भाई कल्चरल सर्विसेज जो होती हैं आर द नॉन मटेरियल बेनिफिट दैट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोग्रेस एंड कल्चरल एडवांसमेंट्स ऑफ पीपल। लोगों का कल्चर डेवलप होता है कैसे? जैसे कि भाई लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई इकोसिस्टम्स का। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्पिरिचुअल एनरिचमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, रिक्रिएशन, एस्थेटिक वैल्यूज एंड क्रिएटिविटी बोर्न बाय इंटरेक्टिंग विद नेचर लाइक आर्ट, म्यूजिक, आर्किटेक्चर। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चर के डेवलपमेंट के लिए इकोसिस्टम। आगे देखते हैं सपोर्टिंग सर्विसेज। ये ऐसी सर्विसेज हैं जो कि काफी एसेंशियल्स हैं, ठीक है, काफी एसेंशियल हैं। अगर आप देखो कि अगर हमें इस प्लेनेट पे अपनी लाइफ को सस्टेन करना है, इसमें ऐसे प्रोसेस आते हैं जैसे कि बायोकेमिकल साइकिल जो मैंने आपको पीछे बताई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस आ जाता है, और मिट्टी का बनना, ठीक है, वाटर साइकिल, ये सब एनवायरनमेंट ही तो कर रहा है, ठीक है। सपोर्टिंग सर्विसेज बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है। अगर हमें जो पहले की सारी सर्विसेज को अगर सही से करना है तो भाई सपोर्टिंग सर्विसेज बहुत जरूरी है। अब हमारा अगला टॉपिक है इकोसिस्टम प्रेजर्वेशन एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। देखिए हम अपने इकोसिस्टम को क्यों बचाएं, मतलब क्यों बचाएं भाई। देखो अगर इकोसिस्टम को हम नहीं बचाएंगे सो आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं वो क्या इकोसिस्टम उनको देखने को मिलेगा। और कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट बहुत कदम उठाती है, वर्ल्ड के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो काम करते हैं इसके लिए, वर्ल्ड के लीडर्स इसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं। सो इकोसिस्टम का प्रिजर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे इकोसिस्टम को, हमारे नेचर को इतना डाइवर्स बनने में मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगे हैं। हम इन वेल्थ को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। जिस तरीके से हमारी स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं, ये बहुत ही जरूरी हो गया है कि हम कंजर्वेशन करें। इकोसिस्टम और उसका कंजर्वेशन एक वाइटल इन्वायरमेंटल इशू बन चुका है। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं, स्पीशीज ऐसी हैं जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। हमारे प्लेनेट को डाइवर्स रखने के लिए, बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है इकोसिस्टम का कंजर्वेशन। अब इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के बारे में बताऊं तो सिंपल सा मतलब है किसी इकोसिस्टम को रिस्टोर करना। अगर वो पहले से खराब हो चुका है, धीरे धीरे उस इकोसिस्टम को हम रिस्टोर कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हमने नमीबिया से अभी कुछ वो चीते वगैरह मंगवाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर चीता ही खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा है आपको। अब वो चीते यहाँ पर आए हैं, धीरे धीरे वो रहेंगे और चीते होंगे उनके बाद, सो एक तरीके से एक इकोसिस्टम बनेगा फिर से जो खत्म हो चुका है। ये भी एक रिस्टोरेशन का अच्छा एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया। सो चैप्टर हमारा खत्म होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा दी जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।